हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आप लोगों ने डबली रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या है, इसके अलावा उसका इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एम और एमसी मतलब मॉड्यूलर रेशियो इन स्टील एंड मॉड्यूलर रेशियो इन कंक्रीट, ये सब कुछ लगभग सीख लिया था। और इसके अलावा मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड, ये सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया था। अब आज आप लोग सीखेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सेक्शन के लिए कितने तरीके के सेक्शन डबली रेनफोर्स्ड में अलाउड होते हैं, और सेक्शन में स्ट्रेसेस जो यूज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये सब कुछ आज आप लोग। सबसे पहले क्या है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, सबसे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। फिर से बोल रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट जो पहले आप लोगों ने सीखा था वो कॉन्सेप्ट अभी भी सभी वैलिड हैं, बस अब एक एक्स्ट्रा स्टील जो है जो कंप्रेशन जोन में है उसको भी हर समय आपको कंसीडर करना है। जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस थी पहले वो क्या थी कि जो लोडिंग लग रही है, एक्चुअल लोडिंग लग रही है, उस लोडिंग की वजह से जो न्यूट्रल एक्सिस है मतलब कि स्टील की पोजीशन, स्टील का अमाउंट, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कंक्रीट, इन सब की वजह से जो किसी सेक्शन में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो न्यूट्रल एक्सिस है उसे हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और अगर यही स्ट्रेसेस अपनी परमिसिबल वैल्यूज़ पे पहुंच जाएं, अगर यही स्ट्रेसेस अपनी परमिसिबल वैल्यूज़ पे पहुंच जाएं तो यानी कंक्रीट में कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर में सिग्मा CBC और स्टील में सिग्मा ST ये स्ट्रेसेस पहुंच जाएं तो उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाती है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किसी भी टाइम पे ये अवेलेबल लोडिंग ये इन सब पर डिपेंड नहीं करती है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए टाइप ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, और डायमेंशंस मतलब कंक्रीट का जो सेक्शन है उसकी डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है। और जैसे हम लोगों में सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए जैसे हमने परमिसिबल वैल्यूज़ का यूज़ करके क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट की थी, वैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे ही। तो टोटल दो तरीके का रिक्वायरमेंट दो तरीके यूज़ करते हैं हम लोग, और दोनों सेम ही है लगभग। अगर स्ट्रेस डायग्राम का यूज़ किया जाए तो स्ट्रेस डायग्राम ज़रा देख लेते हैं क्या है। स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, ये इधर कंक्रीट वाला है और इधर ये क्या है ST, ये क्या है, ये हो जाएगा सिग्मा ST/m, और ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या सिग्मा CBC, ये डिस्टेंस हो जाएगी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और ये हो जाएगा D माइनस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग इसमें ट्रायंगल रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा CBC यानी ये वैल्यू डिवाइड बाई क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी NC इक्वल टू सिग्मा ST/m डिवाइड बाई D माइनस n। तो यही जो चीज़ बोली गई यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर स्ट्रेस डायग्राम में ट्रायंगल रूल लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट हो जाएगी।
या फिर एक दूसरा तरीका भी यूज़ किया जाता है, और ये भी आप लोगों ने सीखा है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर स्मॉल के का यूज़ करके। तो स्मॉल के का फॉर्मूला देखिए, स्मॉल के का फॉर्मूला 280, ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला, ये जो देखिए सबसे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ पहले इसमें देखिए, सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी बाई एम। ये भी एक दूसरा फॉर्मूला भी आपने सीखा है, एम इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ये फॉर्मूला भी सीखा है। एक और फॉर्मूला सीखा है आपने के का, के इक्वल टू 280/3 डिवाइड बाई 280/3 प्लस सिग्मा एस टी। ये सबसे सिंप्लीफाइड फार्मूला है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो रख दी गई हैं। सिग्मा एस टी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे टाइप ऑफ स्टील से, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, और के की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जब एक बार के की वैल्यू इन तीनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले से आपने फाइंड आउट कर ली, तो उससे हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ इक्वल टू के इंटू डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो तरीका है, ये दोनों ही तरीके आपने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के दोनों ही तरीके के जो फॉर्मूले हैं वो आपने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए सीखे थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको सीखनी है वो क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए अगर आपको ध्यान हो कि जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन सॉल्व करते थे, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम लोग क्या ट्रिक यूज़ करते थे कि कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। और कंप्रेसिव एरिया सिंगली में सिर्फ B इंटू एन होता था और टेंसाइल AST होता था, ठीक है। तो M इंटू AST हो जाता था इक्विवेलेंट सेक्शन में, तो उसका मोमेंट हम लोग निकाल के बराबर कर देते थे, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमें फाइंड आउट हो जाती थी। दो वैल्यूज़ मिलती थी इक्वेशन को सॉल्व करने पर, और दोनों में से पॉजिटिव वाली वैल्यू हम ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि कंप्रेशन एरिया में अब सिर्फ एक टर्म नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो कल टोटल जो कंप्रेशन एरिया आप लोगों ने सीखा था वो क्या था, देख ही लीजिए। ये देखिए, नेट कंप्रेशन एरिया जो आप लोगों ने सीखा था वो क्या था, B इंटू एन। ये टोटल कंक्रीट का सेक्शन है, और इसमें ये दूसरा टर्म MC -1 इंटू ASC। अब देखिए, ये तो इसको ध्यान ना दें क्योंकि मोमेंट करना है, तो ये तीन अलग अलग चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। तो ये कंक्रीट B इंटू एन माइनस ASC प्लस MC इंटू ASC, ये टोटल एरिया है कंप्रेशन साइड में। अब ये एरिया का आप लोग मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस, तो देखिए BN एरिया का ये एक रेक्टेंगल होगा, BN जो है वो रेक्टेंगल होगा, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से है, N जो है वो ये डिस्टेंस N है, तो N/2 पर ये इसका CG होगा, तो BN इंटू N/2 एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ASC, तो देखिए ASC क्या था,
ASC सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ASC क्या थी, यहाँ पर अवेलेबल स्टील था, कंप्रेशन एरिया में अवेलेबल स्टील था। अब ये डिस्टेंस जो है मतलब इसके सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर जो है वो D' डिस्टेंस पे था और एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस जो है वो N डिस्टेंस पर थी। तो इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पर हो गई, N - D' डिस्टेंस पर हो गई। और इसका एरिया क्या है, ASC है, तो ASC मल्टीप्लाइड बाई N - D', तो इसका भी एरिया हो गया। अब तीसरा एरिया क्या था, MC × ASC, मतलब कि ये सेक्शन था, न्यूट्रल एक्सिस है ये सेक्शन में जो स्टील थी, इस स्टील को आपने हटाया और इसकी जगह इक्विवेलेंट सेक्शन लगाया। ये जो इक्विवेलेंट सेक्शन था ये कितना था, MC × ASC। अब ये MC × ASC का एरिया लेना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी कितना था, N - D' था, तो MC × ASC N - D'। पॉजिटिव निगेटिव की बात करें तो देखिए एरिया ही ऐसे था, B × N - ASC प्लस MC × ASC, तो वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं, तो देखिए इस इधर भी N - D' है, इधर भी क्या है, N - D' है, तो इन दोनों से हम लोग N - D' को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये माइनस का ASC, ये देखिए माइनस का ASC प्लस का MC × ASC। फिर हम लोग नीचे देखते हैं तो ASC कॉमन ले लिया, ASC कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस का वन प्लस का MC। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं क्या, Bn² / 2 MC - 1 × ASC प्लस N - D'। ये अब मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये तो क्या था, ये जो हमने निकाला ये कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस था। अब हम लोग टेंसाइल साइड में न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे। टेंसाइल साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, M × AST, इक्विवेलेंट सेक्शन कंक्रीट में M × AST है, M × AST मल्टीप्लाइड बाई D - N, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए D - N कैसे है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये पूरा सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर M × AST, ये AST था, इसको रिप्लेस करके हमने क्या किया, ऐसे M × AST डाला, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये क्या है, N - D है, सॉरी D - N है, टोटल डेप्थ माइनस न्यूट्रल एक्सिस D - N है, तो ये एरिया है M × AST, तो M × AST मल्टीप्लाइड बाई D - N। तो हमने क्या किया, हमने कंप्रेशन एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लिया है और टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लिया है। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को इक्वेट करने पर जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हमें सभी चीज़ें पता होंगी, सिर्फ स्मॉल n की वैल्यू के। तो स्मॉल n क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम फाइंड आउट कर लेंगे, स्मॉल n का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद जब हमें स्मॉल n का वैल्यू पता चल गया, हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया, तो अगर आपको ध्यान हो तो सिंगली में 3 सिचुएशंस होती थी, बैलेंस कंडीशन, अंडर एनफोर्स सेक्शन और ओवर एनफोर्स सेक्शन। अगर n की वैल्यू NC के बराबर है, यानी कि अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है, तो इस तरीके के सेक्शन को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील या कंक्रीट दोनों में से किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते थे। दूसरा होता था जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस
की वैल्यू कम होती थी इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ऐसा सेक्शन होता था अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग हमेशा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे AST साइड से। और थर्ड सेक्शन होता था जब न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा होती थी, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा होती थी इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे कैसे, कंक्रीट साइड से। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब आप N और NC को कंपेयर करेंगे तब भी यही 3 कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे कि N और NC की करेस्पॉन्डिंग कंडीशन। तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको देखना है। उसमें इधर भी सेम सेक्शन होते हैं, जैसे सिंगली में होते थे वैसे इधर भी, हाँ, मगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। अब देखिए, अब आप लोगों को जो सेक्शन यूज़ हो रहा है उसमें कुछ स्ट्रेसेस लिए गए हैं। लगभग सभी स्ट्रेसेस डिस्कस कर दिए हैं मैंने, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल वे में सभी स्ट्रेसेस का नेम आप लोग जान लेंगे। देखिए, जो कंप्रेशन स्टील है, उसमें मैक्सिमम जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में आ सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा CBC। और जो स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है किधर साइड पे, टेंसाइल स्टील पे उसी लेवल पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है वो क्या होता है, सिग्मा ST होता है। अब जो कंप्रेशन स्टील है उस कंप्रेशन स्टील पर जितना मैक्सिमम कंप्रेशन स्टील के पास के जो कंक्रीट के फाइबर्स हैं उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ सकता है, सिग्मा C'। और अगर हम स्टील कंप्रेशन साइड की स्टील पे लगने वाला मैक्सिमम स्ट्रेस जाने तो वो क्या होता है, सिग्मा SC होता है। अब इस स्टील को यानी कंप्रेशन स्टील को हटाकर हम उसकी जगह उसके करेस्पॉन्डिंग कंक्रीट का सेक्शन लगाते हैं। तो उस कंक्रीट पर जो अवेलेबल स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा MC इंटू सिग्मा C' हो जाएगा, MC इंटू सिग्मा C' हो जाएगा। MC की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ M। अब जो टेंसाइल साइड की जो स्टील थी उसके करस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट सेक्शन लिया गया है उस कंक्रीट सेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग सेक्शन में सिग्मा ST बाई M हो जाएगा। तो इस तरह सिग्मा ST, सिग्मा SC, सिग्मा CBC, सिग्मा C, सिग्मा C', सिग्मा ST बाई M, MC इंटू सिग्मा C', इतनी स्ट्रेसेस लगने हैं और ये स्ट्रेसेस आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जो सीखना है वो क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। ये चीज़ डबली में थोड़ा सा अलग है सिंगली के कंपैरिजन में, लेकिन बेसिक रूल जो है वो अभी भी सेम है। बेसिक रूल जो था वो क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म या फिर कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म, ये हम यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ की जाएगी, लेकिन अब हम लोग टेंसाइल साइड की स्टील का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ टोटल कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म इस चीज़ का यूज़ करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेट किया जाता है वो कंप्रेसिव फोर्सेस का यूज़ किया जाता है। कंप्रेसिव फोर्सेस टोटल मान लीजिए अगर C है तो कंप्रेसिव फोर्स C मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स C और टेंसाइल फोर्स T के बीच का डिस्टेंस होता है लीवर आर्म। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
ए से रिप्रेजेंट करते थे जब हम लोग सिंगली पढ़ रहे थे, तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा फोर्स डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ये एक्चुअल सेक्शन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी भी सब कुछ वही है जितनी मतलब कंप्रेशन साइड में जो स्टील का एरिया है उसे हम लोग ASC से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंसाइल साइड पे जो स्टील का एरिया है उसे हम लोग AST से रिप्रेजेंट करते हैं। AST और ASC का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ASC की वैल्यू AST के बराबर रखी जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस जगह पर उतना रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। स्मॉल b क्या है? थिकनेस ऑफ द सेक्शन है। कैपिटल D क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन है। स्मॉल d क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन है। स्मॉल n क्या है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन है। d डैश क्या है? एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट से कंप्रेशन एरिया का सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस है d डैश। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्चुअल सेक्शन। इसका स्ट्रेस डायग्राम ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, कैसा है फिर भी देख लेते हैं। एक्सट्रीम फाइबर पे जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप्ड हैं उनको हम लोग सिग्मा CBC बोलते हैं। इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन सिग्मा CBC नहीं डेवलप होगा। 0 से लेकर सिग्मा CBC के बीच में कोई भी वैल्यू होती है जिसे हम लोग सिग्मा C से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा C डैश क्या है? सिग्मा C डैश जो ASC है उसके पास का जो कंक्रीट है उस पे अवेलेबल स्ट्रेस है। सिग्मा C डैश की वैल्यू ट्रायंगल रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। सिग्मा ST बाई M, सिग्मा ST जो स्टील है उसमें आने वाला मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है? सिग्मा ST है। तो स्टील के करस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट का सेक्शन हो जाएगा उसमें जो स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा ST बाई M होगा। तो स्ट्रेस डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आप लोगों को देखना है वो है फोर्स डायग्राम देखना है। देखिए फोर्स डायग्राम में क्या है, आपको ये जो टेंसाइल फोर्स दिख रहा है T इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST, इसमें तो कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको जो नई चीज़ देखने को मिलेगी वो कंप्रेशन साइड में है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, ये देखिए कंप्रेशन साइड में देखने को मिलेगी। तो देखिए कंप्रेशन साइड में पहले क्या होता था, पहले सिर्फ B और N का जो क्रॉस सेक्शन था उस पे लगने वाला स्ट्रेस होता था जो कि 0 से लेकर सिग्मा CBC तक वैरी करता था, और उसको हम लोग सिग्मा CBC बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई B इंटू N, इससे हम लोग क्या करते थे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, B इंटू N पे लगने वाला कंप्रेसिव फोर्स तो है ही, इसके अलावा जो स्टील लगी हुई है उस स्टील के करस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट का सेक्शन है उस पे लगने वाला स्ट्रेस भी है। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में कंबाइन कर देंगे। तो कंक्रीट जो सेक्शन है उस पे लगने वाला जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको हम लोग C1 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी भी वही रहेगा, सिग्मा CBC बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई B इंटू N। अब ये जो C2 है, ये C2 क्या है, जो इक्विवेलेंट सेक्शन है, मतलब NC-1 इंटू ASC है, जो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्टील, उसका एरिया, उसका जो सेक्शन है उसका एरिया, और इस पे लगने वाला स्ट्रेस, तो इस पे लगने वाला स्ट्रेस क्या है, सिग्मा C डैश। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसे हम C1 प्लस C2 कर देंगे, टोटल हमें C की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब ये चूँकि दोनों फोर्स अलग अलग हैं और इन दोनों का एक्टिंग पॉइंट भी अलग है, B इंटू N पर जो फोर्स यानी C1 जो लग रहा है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, एक्सट्रीम फाइबर से N/3 पर एक्ट करेगा,
क्योंकि ट्रायंगल है तो बेस से बेस बाय 3 पर एक्ट करेगा, तो मतलब कि n/3 पे एक्ट करेगा। तो लीवर आर्म जो इसमें कैलकुलेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, d माइनस n/3 हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर से टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है उसकी डिस्टेंस है स्मॉल d, और एक्सट्रीम फाइबर से जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस है n/3। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई d माइनस n/3। ये बात हुई C1 की। अब बात आती है C2 की। C2 क्या है, कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ कंप्रेशन स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो ये जो सेक्शन है ये ऑब्वियसली जहाँ पर स्टील लगी हुई थी, कंप्रेशन स्टील लगी हुई थी, उसी जगह पर एक्ट करता हुआ माना जाएगा। तो जब उस जगह पर एक्ट करेगा तो सीधी बात है कि कहाँ पर एक्ट करेगा, एक्सट्रीम फाइबर से d' डिस्टेंस पर लगेगा। तो एक्सट्रीम फाइबर से स्टील रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस है स्मॉल d, और एक्सट्रीम फाइबर से कंप्रेशन स्टील का जो इक्विवेलेंट सेक्शन है उसकी डिस्टेंस हुई d'। तो यानी लीवर आर्म इस केस में हुआ d माइनस d'। तो यहाँ पर दो तरीके के कंप्रेशन फोर्स और दो तरीके के लीवर आर्म यूज़ हैं। यही डिफरेंस है हमारा सिंगली और डबली के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। इसके अलावा एक और बात है कि पहले हम लोग क्या करते थे, कंक्रीट की साइड से निकालें या टेंसाइल की साइड से निकालें, दोनों की साइड से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे, और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग अप्लाई करते थे। डबली में थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है कि हम लोग सिर्फ कंप्रेशन जोन की साइड से ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, टेंसाइल जोन की साइड से कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक, तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस सिचुएशन में कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो देखिए, चूँकि दो कंप्रेसिव फोर्स थे C1 और C2, तो C1 के थ्रू मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा m1, और C2 के थ्रू मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा m2। बाद में m1 और m2 को हम लोग कंबाइंड कर देंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो C1 था वो क्या था, B इंटू N पे लगने वाला कंप्रेसिव फोर्स था। मतलब कि जो सिंगली के थ्रू मोमेंट जो सिंगली पे लगने वाला कंप्रेशन फोर्स था उसको हम लोग m1 से इंडिकेट कर रहे हैं। ये देख लीजिए फिर से C1 देखिए, C1 क्या है, सिग्मा CBC बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई B इंटू N। यही तो होता था कंप्रेशन साइड में सिंगली में कंप्रेसिव फोर्स। अब इस कंप्रेसिव फोर्स से हम लोग जो मोमेंट लेंगे, अच्छा यहाँ पे लीवर आर्म भी अभी भी वही है, क्या थी, d माइनस n/3, अभी भी वही लीवर आर्म है। तो यानी जब हम इसका m1 कैलकुलेट करेंगे, मतलब सिग्मा CBC बाई 2 इंटू B इंटू N इंटू d माइनस n/3, तो ये क्या है, ये m1 देगा। लेकिन ये इस m1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो इस m1 की वैल्यू क्या है, जो हम लोग सिंगली में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करते थे उसके बराबर हो जाती है। तो हम लोग m1 को क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सिमिलर बैलेंस सेक्शन विदाउट कंप्रेशन स्टील। ठीक है, सिमिलर बैलेंस सेक्शन किसके सिमिलर बोला गया है, सिंगली के सिमिलर बोला गया है। अब m2 क्या है, ये जो C2 है, ये जो एक्स्ट्रा बैलेंस सेक्शन जो हमने जो C2 निकाला है, इस C2 की वजह से जो m2 कैलकुलेट होगा, जो मोमेंट आएगा उसको हम लोग C2 बोलते हैं। तो इसके लिए लीवर आर्म देखिए क्या है, d माइनस d डैश है, तो C2 मल्टीप्लाइड बाई d माइनस d डैश, मतलब कि m2 इक्वल टू mc माइनस 1 ASC सिग्मा c डैश इंटू d माइनस d डैश m2 की। वही सब चीज़ें देखिए यहाँ पर m1 इक्वल टू C1 इंटू A। C1 जो है वो कंप्रेसिव
फोर्स है जो कि कंक्रीट के थ्रू लिया जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी इंटू एन, ये है C1 मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म डी माइनस एन बाई 3। ये भी सिंगली की तरह है तो RBD स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू डी माइनस डी डैश। C2 की वैल्यू के लिए C2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, C2 की वैल्यू है क्या, इक्विवेलेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई कंप्रेसिव एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब MC-1 इंटू AC इंटू सिग्मा C डैश। C2 की वैल्यू हो जाएगी। अब इस C2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म, ये हमें M2 की वैल्यू देगा। इसमें जो MC-1 है वो क्या है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई M होगा और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ होंगी। इसमें एक जो टर्म है वो सिग्मा C डैश है जो हमें से पता करेंगे। तो देखिए सिग्मा C डैश की वैल्यू हम लोग ट्रायंगल रूल से पता करते हैं। ये पूरा है न्यूट्रल एक्सिस N, इधर क्या है सिग्मा CBC है और ये क्या है, ये सिग्मा C डैश, ये वैल्यू है D डैश। अब हम लोग ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं, सिग्मा CBC डिवाइड बाई N इक्वल टू सिग्मा C डैश डिवाइड बाई N माइनस D डैश। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग M2 की वैल्यू भी सिग्मा C डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमें M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अलग अलग हमने M1 और M2 निकाला, फिर हम उसको कंबाइंड कर देंगे तो हमें M की वैल्यू मिल जाएगी। तो M इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2 मतलब कंक्रीट एक्चुअल उसके थ्रू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस जो कंप्रेशन स्टील के करस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट का सेक्शन है उसके थ्रू लगने वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी M2, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा CBC बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई BN मल्टीप्लाइड बाई D माइनस N बाई 3 प्लस 1.5 M-1 इंटू ASC इंटू सिग्मा C डैश इंटू D माइनस D डैश। ये पार्ट क्या है, ये है C1 मल्टीप्लाइड बाई उसका लीवर आर्म, ये क्या है, ये है C2 मल्टीप्लाइड बाई उसका लीवर आर्म। तो ये आप चाहें तो याद कर लीजिए या फिर आप इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन हुआ। इसमें ये जो सिग्मा C डैश है उसके लिए हम लोग ट्रायंगल रूल यूज़ करेंगे जो कि मैंने बताया था। इससे हम लोग सिग्मा C डैश की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपने अब ध्यान दिया हो तो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डब्ल्यू में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही इक्वेशन डिराइव किया। तो सीधी बात है कि टेंसाइल साइड से हम कोई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करते हैं इन केस ऑफ डब्ल्यू। तो जब एक ही साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ ही मैं ये भी बोल रही हूँ कि टोटल 3 सेक्शन अवेलेबल होते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए बैलेंस सेक्शन के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो चीज़ सामने लिखी है वो एज इट इज़ हम लोग यूज़ कर लेंगे। ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए कि अंडर रेनफोर्स में क्या होता है। अंडर रेनफोर्स में क्या होता है कि स्टील पे तो मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाता है, मतलब स्टील पर टेंसाइल साइड की स्टील पर सिग्मा ST आ जाएगा, लेकिन कंप्रेशन साइड का जो जोन है उस पे मैक्सिमम स्ट्रेस यानी सिग्मा CBC डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि सिग्मा C डेवलप हुआ है। तो अगर सिग्मा C डेवलप हुआ है तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूले में जो सिग्मा CBC यूज़ है इस जगह क्या यूज़ होगा, सिग्मा C यूज़ होगा। अब अगर आपको एक और चीज़ ध्यान हो कि ये जो सिग्मा C डैश है इसकी वैल्यू सिग्मा, ये देखिए ट्रायंगल रूल का यूज़ करके निकाली गई है। तो सिग्मा C की जो वैल्यू, सिग्मा C डैश की जो वैल्यू निकालते हैं वो मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम फाइबर पे जो एक्चुअल स्ट्रेस लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग सिग्मा CBC डेवलप ना होकर सिग्मा C डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग सिग्मा C रखेंगे, तो सिग्मा C डैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस हम लोग लेते हैं। और अगर बात करें ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में
आपको पता होगा कि स्टील पे सिग्मा st नहीं आ पाता है, लेकिन कंक्रीट पर सिग्मा cbc आ जाता है। तो जब कंक्रीट पर सिग्मा cbc आ जाता है तो देखिए यही वाला फॉर्मूला एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ये किसके लिए है, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए है। और अगर इसी को कन्वर्ट करना है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में तो इस सिग्मा cbc की जगह रखेंगे सिग्मा c, और ये जब सिग्मा c डैश कैलकुलेट करेंगे तो उसके फॉर्मूले में भी इस जगह पर रहेगा क्या, सिग्मा c। बस इतना सा डिफरेंस लिया जाता है। मैं फिर से बता दूं अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो सबसे पहले हम n और nc निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। अगर n का वैल्यू कम है तो मतलब सेक्शन है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो मतलब अभी तक कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर पर सिग्मा cbc नहीं पहुंचा है स्ट्रेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिग्मा cbc की जगह रखेंगे सिग्मा c, और सिग्मा c डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम जो फॉर्मूला यूज़ होगा इस जगह पर यहाँ पर भी सिग्मा c यूज़ करेंगे। अगर n की वैल्यू ज़्यादा है nc से तो सेक्शन हुआ ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में ये फॉर्मूला एज इट इज़ यूज़ होगा। कहीं पर भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील की वजह से हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आपको बताया। इसके अलावा हमने सिंगली और मतलब डबली के लिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना बताया, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना बताया, और स्ट्रेसेस कौन कौन से लगते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं स्टील में, कंक्रीट में, कंप्रेशन साइड के स्टील में, टोटल कंप्रेशन फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, और जो टेंसाइल फोर्स का जो फोर्स है वो कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे उसमें आप लोग सीखेंगे टाइप ऑफ 3 तरीके की जो टाइप प्रॉब्लम के टाइप्स होते हैं, उसमें से जो सबसे पहला टाइप है यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो प्रॉब्लम है वो आप लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।